इससे पूर्व हम वाले वीडियो में हमने बात करी थी अलीलिक जीन इंटरैक्शंस की, अर्थात दो समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित एक ही जीन के दो अलील्स जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तो उससे जो हमारा मोनोहाइब्रिड अनुपात है 3:1 का, वह मॉडिफाई हो जाता है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन अलीलिक या इंटरजीनिक इंटरैक्शंस की, अर्थात एक क्रोमोसोम पर जो एक से अधिक जीन्स उपस्थित होते हैं, उनमें दो या दो से अधिक जीन्स आपस में एक दूसरे पर प्रभाव डालकर और जो लक्षण प्रारूप है उसको मॉडिफाई कर देते हैं। जब दो जीन्स की हम बात कर रहे हैं तो जो हमारा मेंडल के अनुसार जो हमारा अनुपात है डाइहाइब्रिड रेशियो वाला, वो आ जाता है 9:3:3:1। तो जब हम जीन इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं, नॉन एलीलिक जीन इंटरैक्शन, जिसमें दो जीन्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा मेंडल का डाइहाइब्रिड रेशियो मॉडिफाई होता है उनके फिनोटाइप्स में, उस रेशियो के, उस अनुपात के मॉडिफिकेशंस के अनुरूप होते हैं। तो आइए देखते हैं विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शंस। जब हम दो जीन्स के मध्य इंटरैक्शन की बात करते हैं तो एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को मास्क कर सकता है। इस कंडीशन को, जिसमें दो जीन्स परस्पर एक दूसरे की अभिव्यक्ति को मास्क करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रबलता या एपिस्टेसिस। जो डोमिनेंस है, जिसको हम प्रभाविता कहते हैं, उसमें एक अलील दूसरे अलील के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा था, और एपिस्टेसिस में एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क करता है। यह कई प्रकार की हो सकती हैं और उसके अनुरूप जो हमारा डाइहाइब्रिड रेशियो है 9:3:3:1, वह मॉडिफाई होता रहता है। एक अवस्था वह होती है कि किसी जीन की समयुग्मजी अप्रभावी रूप में जब वह होगा तो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक देगा। इस प्रकार के कंडीशन इंटरैक्शन को हम कहते हैं रेसेसिव एपिस्टेसिस। इसका उदाहरण है माइस या मूसों में जो कोट का कलर है। माइस में कोट का कलर जीन बी द्वारा निर्धारित होता है, जो अपने प्रभावी स्वरूप में अगाउटी कलर डेवलप करता है, जबकि अपने अप्रभावी स्वरूप में वह ब्लैक कलर, कोट कलर उत्पन्न करता है। इसके डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों प्रभाव को मास्क करता है एक अन्य जीन ए, जब वह अपनी समयुग्मजी रेसेसिव या अप्रभावी अवस्था में होता है। तो इस प्रकार से जब भी हमारा पास ए या बी दोनों प्रभावी कारक के रूप में उपलब्ध होंगे तो अगाउटी कलर डेवलप होगा, क्योंकि इसको मास्क करने वाला रेसेसिव बी समयुग्मजी अवस्था में नहीं है। जबकि अगर बी उपलब्ध नहीं है और एक या दोनों प्रभावी लक्षण के रूप में है, तो उस समय बी के अप्रभावी समयुग्मजी होने के कारण ब्लैक कलर डेवलप होगा और हमारे को 3 ये ब्लैक मुंह से प्राप्त होंगे। और इसी प्रकार से यदि बी अपनी समयुग्मजी अप्रभावी कारक के रूप में उपलब्ध है
तो वह न तो अगाउटी कोट कलर डेवलप होने देगा और न ही ब्लैक। तो इस प्रकार से जो हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं हमें इसके जो पुनेट स्क्वायर में, उसमें ये 9 आपके अगाउटी कलर हैं क्योंकि इनका इफेक्ट मास्क नहीं हो रहा है। आपके ये 3 ब्लैक होंगे क्योंकि इसमें बी अपनी अप्रभावी स्वरूप में है। और जो ये वाला कलर है आपका, इसमें क्योंकि बी अपने समयुग्मजी अप्रभावी स्वरूप में है, अतः कोई रंग नहीं डेवलप होगा और यह एल्बिनो प्रकार के माइस उपलब्ध होंगे। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेसेसिव एपिस्टैसिस। इसी प्रकार से दूसरा हमारा एपिस्टैसिस का उदाहरण है जिसको हम कहेंगे डोमिनेंट एपिस्टैसिस। डोमिनेंट एपिस्टैसिस में किसी एक जीन का जो डोमिनेंट प्रभावी कारक है वह दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को बाधित करता है। अब जब वह प्रभावी कारक है तो चाहे वो समयुग्मजी हो चाहे विषम युग्मजी, दोनों अवस्थाओं में वह बाधित करेगा दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को। तो इसके उदाहरण के रूप में हम लेते हैं समर स्क्वैश में जो फलों का रंग है वो। तो समर स्क्वैश में फलों का रंग एक जीन जी द्वारा गवर्न होता है और जो ये अपना प्रभावी जी जीन है यह पीला रंग प्रदान करता है। जब यह अपने समयुग्मजी अप्रभावी कारक के रूप में होता है तो हरा रंग होता है, लेकिन इसके रंग उत्पन्न करने की क्षमता को मास्क कर देता है एक अन्य जीन, यदि वह अपने प्रभावी कारक के रूप में है। If it is a dominant, it will mask the effect of this gene G, चाहे प्रभावी कारक के रूप में हो जीन चाहे अप्रभावी। तो इसके कारण जितने भी हमारे संतति होंगी F2 की, जिसमें एक W और एक G दोनों प्रभावी कारकों के रूप में उपलब्ध हैं, या W प्रभावी है भले ही G दोनों समयुग्मजी हो, तो कलर डेवलप नहीं होगा, वाइट संतति प्राप्त होगी। और यदि W अपनी समयुग्मजी अप्रभावी कारकों के रूप में उपलब्ध है तो G अपना प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। प्रभावी लक्षण के प्रभावी कारक के रूप में G पीले रंग के फल उत्पन्न करेगा और अप्रभावी कारक के रूप में G अपने हरे रंग के फल उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा 9:3:3:1 का रेशियो है, जीनोटिपिकली इट इज द सेम, बट लक्षण प्रारूप के रूप में हमें एक मॉडिफाइड रेशियो प्राप्त हो रहा है डोमिनेंट एपिस्टैसिस के फलस्वरूप 12:3:1 का। अगला उदाहरण है हमारा डोमिनेंट इनहिबिटरी एपिस्टैसिस। डोमिनेंट इनहिबिटरी एपिस्टैसिस का मतलब है कोई डोमिनेंट अलील यदि किसी लोकस पे है तो वह दूसरे लोकस पे चाहे डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव हो, उसके एक्सप्रेशन को नहीं होने देगा, उस जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। फॉर एग्जाम्पल, कुक्कुटों में व्हाइट लेगहॉर्न कुक्कुट और व्हाइट वेंडॉट कुक्कुट दोनों फिनोटिपिकली सफेद हैं, पर जीनोटिपिकली दो जीन्स C और I के लिए जो लेगहॉर्न है वो समयुग्मजी प्रभावी अवस्था है दोनों जीन्स के लिए, और व्हाइट वेंडॉट में दोनों जीन्स के लिए समयुग्मजी अप्रभावी अवस्था होगी। इनको जब क्रॉस कराया जाता है तो भी हमें व्हाइट ही F1 जनरेशन प्राप्त होती है, लेकिन यह हीट्रोजाइगस है,
इसमें C और I दोनों अपनी विषम युग्मजीय अवस्था में उपलब्ध हैं। इस प्रकार के व्हाइट कुक्कुटों को जब हमने क्रॉस करवाया तो F2 जनरेशन में डिफरेंट जीनोटाइप्स प्राप्त हुए। जीनोटाइप्स वही 9:3:3:1 के अनुपात में होंगे, लेकिन उनमें से यदि C और I दोनों प्रभावी हैं, क्योंकि जो C है वो कलर उत्पन्न कर रहा है, लेकिन अगर I अपने डोमिनेंट स्वरूप में है तो दैट विल इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ C, यानी कलर को उत्पन्न नहीं होने देगा I। तो अगर C और I दोनों अपने प्रभावी स्वरूप में, प्रभावी कारक के रूप में हैं, तो एक वाइट सफेद कुक्कुट उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार से अगर C नहीं है, C नहीं है का मतलब कलर नहीं है, तो बट नेचुरल वाइट ही उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार से अगर C भी नहीं है और I भी अपने समयुग्मजी अप्रभावी कारकों के रूप में है, तो भी वाइट ही उत्पन्न होंगे, बिकॉज जीन C is responsible for the production of color. However, यदि जीन I अपनी समयुग्मजी अप्रभावी कारकों के रूप में उपलब्ध है, तो जो C जीन है वह अपना प्रभाव अर्थात कलर उत्पन्न करने में सक्षम है। यह C चाहे समयुग्मजी हो चाहे विषम युग्मजी, प्रभावी कारक के रूप में यदि एक कारक भी है तो कलर उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से इस पुन्नेट स्क्वायर में ये तीन प्रकार के तो वाइट ही होंगे, और कलर्ड जो आपके हैं वो सिर्फ वो वाले होंगे जिसमें I समयुग्मजी अवस्था में है अप्रभावी कारक के रूप में। So these are the only 3 colored points। इसके अतिरिक्त सभी हमारे पास वाइट कुक्कुटों के रूप में उपलब्ध होंगे। एपिस्टासिस का नेक्स्ट जो रेशियो मॉडिफिकेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टासिस, जिसको हम डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टासिस भी कहते हैं। इसमें दो जीन्स अपने एक्सप्रेशन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अर्थात सिर्फ उस अवस्था में फिनोटाइप डेवलप होगा जब दोनों जीन्स की कम से कम एक प्रभावी कारक उपलब्ध होगा। यदि दोनों जीन्स का रेसेसिव आपका अप्रभावी समयुग्मजीय अवस्था होगी, तो उस कंडीशन में दूसरा जीन अपना वो नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा अपने आप को, अर्थात समयुग्मजी अप्रभावी अवस्था में दोनों जीन्स C और P इस केस में एपिस्टैटिक हैं दूसरे जीन के प्रति। तो इसका उदाहरण के रूप में हम ले रहे हैं लिथाइरस ओडोरेटस में फूलों के रंग को। लिथाइरस ओडोरेटस में दो रंग के फूल पाए जाते हैं, बैंगनी और सफ़ेद। यह मान लीजिए कि बैंगनी पिगमेंट डेवलप होने के लिए जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उसमें दो एंजाइम्स चाहिए, या ये कह लीजिए दो जीन्स सक्रिय हैं, एक C और एक P। तो यदि दोनों जीन्स उपलब्ध होंगे तभी रंग उत्पन्न हो पाएगा फूलों में। दोनों का एक एक, कम से कम एक एक प्रभावी कारक है, तो रंग डेवलप हो पा रहा है पर्पल कलर। अन्यथा समयुग्मजी अवस्था में C
पी के इफेक्ट को मास्क कर रहा है, पी पे एपिस्टैटिक है। समयुग्मजीय अवस्था में जो पी है अप्रभावी कारक के समयुग्मजीय अवस्था में, वह सी को मास्क कर रहा है, एपिस्टैटिक है इसके प्रति। और जब दोनों ही समयुग्मजी अप्रभावी कारकों के रूप में हैं तो भी कलर डेवलप नहीं हो पा रहा है। अर्थात 3+3+1 ये वाला तो फिनोटाइप सफ़ेद ही देंगे क्योंकि रंग नहीं उत्पन्न हो पा रहा है, और हमारा जो अल्टीमेट डाइहाइब्रिड रेशियो है 9:3:3:1, वो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टासिस या डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टासिस इट इज मॉडिफाइड टू 9:7। दोनों के रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन इज एपिस्टैटिक, इसलिए डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टासिस। इसी प्रकार से डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टैसिस का मतलब है कि दोनों जीन्स जब अपने होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में होंगे तो कैरेक्टर को डेवलप नहीं होने देंगे। यानी कैरेक्टर सिर्फ तब डेवलप होगा जब दोनों जीन्स अपने समयुग्मजी अप्रभावी अवस्था में है। इसके उदाहरण के लिए हम लेते हैं चावल में ऑन डेवलपमेंट। ऑन सिर्फ तब डेवलप नहीं होगा जब दो जीन्स ए और बी अपने समयुग्मजी अप्रभावी अवस्था में होंगे। अन्यथा अन्य सभी कंडीशंस में चाहे ए और बी दोनों प्रभावी कारक के रूप में हैं तो भी ऑन उत्पन्न होगा। यदि ए डोमिनेंट अवस्था में है तो वह बी के इफेक्ट को मास्क कर देगा, रोक देगा, उसके अभिव्यक्त नहीं होने देगा। सो डोमिनेंट ए विल बी एपिस्टैटिक टू बी। सिमिलरली डोमिनेंट बी प्रभावी कारक के रूप में बी भी प्रबल है जीन ए पर। तो ये तीनों अवस्थाएं जिसमें ए और बी दोनों का कम से कम एक प्रभावी कारक है, ए या बी दोनों का एक प्रभावी कारक है और दूसरा जीन अपने समयुग्मजी अप्रभावी अवस्था में है, इन तीनों स्थितियों में ऑन डेवलप होगा। यानी 9+3+3 दैट इज out of every 16, 15 plants, rice plants will have on, whereas सिर्फ वह वाला जिसमें दोनों जीन्स अपने समयुग्मजी अप्रभावी अवस्था में हैं वो ही ऑनलेस होगा। तो डोमिनेंट अवस्था में प्रबल हैं दोनों जीन्स, both the genes that are involved, hence duplicate dominant epistasis, and the ratio is modified to 15:1. Next condition is polymeric gene interaction. Polymeric gene interaction में दो dominant alleles उनका सेम इफेक्ट होगा। यदि दो जीन्स में से कोई भी जीन एक अपने प्रभावी कारक के रूप में उपलब्ध है जबकि दूसरा अपने समयुग्मजी अप्रभावी कारक के रूप में है तो सिमिलर फिनोटाइप उत्पन्न होगा। यदि दोनों जीन्स अपने प्रभावी कारक के रूप में सम या विषम युग्मजीय अवस्था में उपलब्ध हैं तो अलग फिनोटाइप उत्पन्न होगा, और यदि दोनों जीन्स अपने अप्रभावी समयुग्मजीय अवस्था में आ जाते हैं तो तीसरे प्रकार का फिनोटाइप उपलब्ध होगा। तो हमारा जो चार प्रकार के फिनोटाइप्स हैं 9:3:3:1 के रेशियो में जो डेवलप होते हैं वह मॉडिफाई हो जाता है फिनोटाइपिक रेशियो इन केस ऑफ पॉलीमरिक जीन इंटरैक्शन। इसके उदाहरण के रूप में हम लेते हैं समर स्क्वैश में जो फल हैं उनका शेप। तीन प्रकार के फल पाए जाते हैं उसके आकार के अनुसार। पहला डिस्क शेप। डिस्क शेप फल तब उत्पन्न होगा जब ए और बी दोनों अपनी समयुग्मजी अवस्था में
दोनों का एक एक प्रभावी कारक उपलब्ध होगा, तो उस अवस्था में आपका डिस्क शेप्ड फ्रूट्स प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से यदि सिर्फ ए अपने प्रभावी कारक के रूप में है, बी समयुग्मजी अप्रभावी है, या बी का प्रभावी कारक उपलब्ध है और ए अपने समयुग्मजी अप्रभावी स्वरूप में उपलब्ध है, तो जो फ्रूट का शेप है दोनों अवस्थाओं में वह स्फेरिकल हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 + 3 that is 6 out of every 16 fruits they will be spherical। और यदि ये दोनों जीन्स अपने समयुग्मजी अप्रभावी कारक के रूप में उपलब्ध हैं, तो तीसरे प्रकार का फिनोटाइप दैट इज लॉन्ग फ्रूट्स दे विल बी ऑब्टेन्ड। तो इस प्रकार से बिकॉज ऑफ पॉलीमरिक जीन इंटरैक्शन, विभिन्न शेप डिपेंडिंग अपॉन कौन से दोनों में से जीन्स के किस जीन के प्रभावी कारक हैं और किसके नहीं हैं, उसके आधार पर जो इंटरैक्शन हो रहा है वह हो जाता है पॉलीमरिक जीन इंटरैक्शन। और हमारा रेशियो जो मॉडिफाई होकर के हो गया है 9:6:1। अब एक अवस्था और पाई जाती है जीन इंटरैक्शन की, जिसको हम कह रहे हैं मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस। इस अवस्था में ये देखिए रेशियो इज द सेम, दैट इज 9:3:3:1। इसमें F1 में सभी संतति समान होगी, लेकिन जो F2 के इनके फिनोटाइप्स हैं वह 4 अलग अलग प्रकार के फिनोटाइप्स प्राप्त होंगे। इसमें अंतर यह है कि जो हमारा ओरिजिनल डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसमें दो अलग अलग ट्रेट्स की हम बात करते हैं, दो अलग लक्षण हैं जो दो अलग जीन्स द्वारा निर्धारित हैं। मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस में एक ही लक्षण है जिसको निर्धारित करने वाले दो विभिन्न जीन्स हैं। तो इसके उदाहरण के रूप में हम समझेंगे कुक्कुटों में या फाउल्स में जो कोम्ब है, कलंगी होती है उसके सर पर, उसका शेप वो निर्धारित होता है दो जीन्स आर और पी के द्वारा। इनमें 4 प्रकार की कलंगी पाई जाती हैं। एक वॉलनट कलंगी, यह तब उत्पन्न होगी जब आर और पी दोनों जीन्स का कम से कम एक प्रभावी कारक उपलब्ध हो। यदि आर अपने समयुग्मजी अप्रभावी कारक के रूप में उपलब्ध है और पी का कम से कम एक प्रभावी कारक उपलब्ध है, तो पी प्रकार की कलंगी प्राप्त हो रही है। सिमिलरली आर अपने प्रभावी कारक के रूप में उपलब्ध है सम या विषम युग्मजी अवस्था में, जबकि पी समयुग्मजी अप्रभावी कारक के रूप में उपलब्ध है, तो रोज प्रकार की कलंगी उत्पन्न हो रही है। और यदि दोनों आर और पी अपने अप्रभावी कारकों के रूप में हैं, समयुग्मजी अप्रभावी अवस्था में है, तो सिंगल प्रकार की कलंगी प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर हमें वही 9 वॉलनट प्रकार की प्राप्त हो रही हैं, 3 पी प्रकार की और 3 रोज प्रकार के फिनोटाइप और एक सिंगल प्रकार का फिनोटाइप, एग्जैक्टली द सेम एज द डाइहाइब्रिड रेशियो। 4 प्रकार के फिनोटाइप्स, अनुपात 9:3:3:1। अंतर एक ट्रेट governed by 2 different genes, that is multifactorial inheritance। और रेगुलर डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 लक्षण 2 जीन्स। इस प्रकार से ये बात हुई हमारी डिफरेंट टाइप्स के इंटरजीनिक या नॉन अलीलिक जीन इंटरैक्शंस की, जिसमें सभी में पुनेट स्क्वायर में वही 16 खाने हैं
अगर हम रेशियो 9+3+3+1 करेंगे तो वही 16 नंबर आएगा। जीनोटाइप रिमेन्स द सेम, अंतर आ रहा है उसके फिनोटाइप में, लक्षण प्रारूप में। तो लक्षण प्रारूपिक अनुपात मॉडिफाई होता है बिकॉज ऑफ जीन इंटरैक्शन, बिकॉज मोर देन वन जीन्स दे अफेक्ट द कॉमन ट्रेट, एक ही लक्षण को प्रभावित करते हैं।